आइए स्टार्ट करते हैं क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट। तो सर, कंपनीज एक्ट में जब हम कह रहे हैं कि कंपनीज के कुछ टाइप्स हैं, तो इनके बेसिस क्या है? किस बेस के ऊपर कंपनीज के टाइप्स हो सकते हैं या डिवाइड किए गए हैं बच्चों? तो सबसे पहले है बेटा इनकॉर्पोरेशन का बेस, मेंबर्स का बेस, साइज ऑफ द कंपनीज का बेस, कंट्रोल का बेस, लाइबिलिटी का बेस। सर, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे चार्टर स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, मेंबर्स के बेसिस पे ओपीसी प्राइवेट पब्लिक कंपनी है, साइज के बेसिस पे बच्चों स्मॉल एंड अदर कंपनीज हैं, जबकि कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी है, और लाइबिलिटीज के बेसिस पे लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी है। इवन इतना ही नहीं बच्चों, इसके अलावा भी आपको सेक्शन 8 कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, निधि कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, प्रोड्यूसर एंड डोरमेंट कंपनीज के बारे में जानना है। चलो शुरू करते हैं बेटा, टाइम खराब ना करते हुए। लाइबिलिटी के बेसिस पे जो हमारी तीन कंपनीज हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी एंड अनलिमिटेड कंपनी। तो सबसे पहले सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन 2 क्लॉज 22। सो सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्या बोलता है? व्हेन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको पता है बच्चों, जब कंपनी को लिस्ट किया जाता है तो इसके दो चार्टर डॉक्यूमेंट कंपनी को आरओसी को फाइल करने होते हैं। एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एज यू नो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 6 क्लॉजेस होते हैं, जिसमें एक है बच्चों लाइबिलिटी क्लॉज। एक क्या है बेटा? लाइबिलिटी क्लॉज। सर कह रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लाइबिलिटी क्लॉज में चले जाओ और वहां पर लिखा हुआ है कि कंपनी इज व्हाट लिमिटेड बाय शेयर। वहां लिखा हुआ है अगर कि कंपनी इज व्हाट लिमिटेड बाय शेयर, तो सही सर टू द अमाउंट, वहां अमाउंट भी लिखा होगा अनपेड, तो भैया मेंबर सिर्फ और सिर्फ लाइबल होंगे जो अमाउंट अनपेड है उसके लिए। आई होप आपको क्लियर है बेटा। सिर्फ और सिर्फ अनपेड वैल्यू के लिए ही जो है मेंबर्स की लाइबिलिटी बनती है। इसके लिए आपको चेक क्या करना होगा? एमओए का लाइबिलिटी क्लॉज। क्या चेक करना होगा बच्चों? एमओए का लाइबिलिटी क्लॉज। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं बच्चों। चलिए, सो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये सिंपली एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रमेश ने किसी कंपनी के 100 शेयर्स लिए हैं 10 रुपए के हिसाब से, और 1000 रुपए बनते हैं बेटा, फुली पेड अप है तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। लेकिन मान लेते हैं अगर सिर्फ 5 रुपए ही पे किए हैं तो बेटा रिमेनिंग 5 रुपए के लिए उसकी लाइबिलिटी बनती है, चाहे कंपनी का 1000 करोड़ का नुकसान क्यों ना हो। लेकिन बच्चों सुरेश या रमेश जो भी है उसको 5 रुपए ही पे करने होंगे। द लाइबिलिटी इज लिमिटेड, द लाइबिलिटी इज लिमिटेड। कंपनी के नाम के पीछे भी आप देखते हो ना बेटा, लिमिटेड वर्ड होता है। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड साफ साफ ये चीख चीख के कह रहा है कि सर कंपनी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है ना, उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड है। चलिए, होपफुली आपको ये बातें क्लियर हैं बच्चों। देख लीजिए एक बार मीनिंग ऑफ दैट। ठीक है, कंट्रीब्यूट करना होगा टू द एक्सटेंट रिमेन अनपेड, जितना अनपेड है उतना ही। शेयर होल्डर इज व्हाट? को ऑनर ऑफ द कंपनी, नॉट द को ऑनर ऑफ द कंपनीज असेट। बेटा कंपनी का ऑनर जरूर है लेकिन बेटा कंपनी के असेट्स का ऑनर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, सो बिल्कुल क्लियर है बेटा जी। दूसरा जो पॉइंट है आपके पास, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या है बच्चों? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 क्लॉज 21। याद कीजिए बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 21। सेक्शन 2 क्लॉज 21 क्या बोलता है? ये कहता है जाओ दोबारा से एमओए चेक करो। एमओए के लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर, एमओए के लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर अगर लिखा है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है बाय द मेमोरेंडम, हाँ जी, having the liability of its member limited by the member to such amount as member may prescribed, as members may respectively undertake by the memorandum to contribute the assets of the company in the event of being wound up। क्या मतलब है सर? सर मेमोरेंडम में चेक कीजिए, लाइबिलिटी क्लॉज में अगर लिखा है कि मेंबर की लाइबिलिटी जो है वो गारंटीड अमाउंट तक की है। मान लेते हैं कि कोई मेंबर है बेटा जिसने कहा कि मैं 1 लाख रुपए की गारंटी देता हूं कंपनी को, तो बच्चों कंपनी कभी भी वो 1 लाख रुपए डिमांड कर सकती है? नहीं सर, सिर्फ
वाइंडिंग अप के टाइम पर ही कंपनी 1 लाख रुपए की डिमांड कर सकती है। सर कंपनी का घाटा तो 10 लाख का है, क्या कंपनी 10 लाख डिमांड करती है सुरेश से? नहीं बेटा, कंपनी 10 लाख की डिमांड नहीं कर सकती सुरेश से। सुरेश यहाँ पे भले गारंटी दे रहा है, लेकिन गारंटी भी एक अमाउंट की दे रहा है, दैट इज लिमिटेड। ये भी क्या है बेटा? लिमिटेड। लेकिन सर एक बात बताओ कि क्या लिमिटेड कंपनी जो शेयर्स है, सॉरी शेयर्स कैपिटल कंपनी में और लायबिलिटी कंपनी के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं क्या? देखो बेटा, कुछ कॉमन फीचर्स भी हैं और कुछ डिस्टिंक्शन के फीचर भी है। सबसे पहले आप कॉमन फीचर्स देख लीजिए। बेटा कॉमन फीचर क्या है? दोनों ही कंपनी में आप लीगल पर्सनैलिटी, दोनों कंपनी अपने आप में लीगल पर्सनैलिटी है। दोनों में ही आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, दोनों में ही आपकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। जाकर के चेक कहां करना पड़ेगा बेटा? मेमोरेंडम में जाकर के आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन डिस्टिंक्शन क्या है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में आपसे रिमेनिंग अमाउंट मंगवाया जा सकता है, कभी भी, कभी भी, कभी भी। लेकिन बेटा जो लायबिलिटी कंपनी है, इससे जो आपसे पैसा मंगवाया जा सकता है वो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही मंगवाया जा सकता है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही मंगवाया जा सकता है। होपफुली आपको ये डिस्टिंक्शन समझ में आ गया होगा बेटा। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोजमल के केस में क्या हुआ कि सर देखो, जैसे मान लीजिए रमेश है, रमेश ने गारंटी दी है 1 लाख रुपए की कंपनी को। ठीक, अब रमेश क्या चाहता है? रमेश इस कंपनी से बेटा हाथ धोना चाहता है, वो इस गारंटी को ट्रांसफर करना चाहता है मिस्टर ए को। अब भैया ये जो रमेश है ना, इसका अच्छा खासा नाम है सोसाइटी में, लेकिन यार ये जो मिस्टर ए है ना, इसका नाम बढ़िया नहीं है सोसाइटी के अंदर। अब कंपनी के पास ये राइट है कि वो रिफ्यूज कर दे रमेश जो की गारंटी ट्रांसफर करना चाहता है मिस्टर ए को, उसको रिफ्यूज कर दे। उसको क्या कर दे बेटा? रिफ्यूज कर दे और कह दे नहीं जी, गारंटी तो किसके द्वारा गिवन होगी? रमेश द्वारा ही गिवन रहेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। केस का नाम याद रखिएगा बेटा, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोजमल। ठीक है, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोजमल। ठीक है, द मेंबरशिप ऑफ द गारंटी कंपनी में कैरीज प्रिविलेज मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में ऐसा नहीं होगा, बट यहां जरूर ऐसा रहेगा बच्चों। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड क्या है? अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है बेटा जो पहली बात तो सेक्शन 2 क्लॉज 92 में डिफाइन की गई है। जनरली इसकी कोई लिमिट नहीं है लाइबिलिटी की। मेंबर्स अनलिमिटेड लाइबल होते हैं। मेंबर्स क्या होते हैं बेटा? अनलिमिटेड लाइबल होते हैं। अगर आप देखो, इफ सच अ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। भैया ऐसी कंपनी में जब आप मेंबर नहीं होते तो ही आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी, अदरवाइज अगर मेंबर हैं तो आपकी लाइबिलिटी जरूर होगी। सर कितनी लाइबिलिटी होगी बेटा? सारा का सारा अमाउंट, कंपनी का सारा डेट वो आपके जिम्मे पे होगा बच्चों। सारी की सारी लाइबिलिटी आपकी ही बनती है। ठीक सर, बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं कहूं कंपनी हैज शेयर कैपिटल, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ ईच शेयर। सर कोई ऐसी कंपनी है जहां पर मान लेते हैं कि उसमें शेयर कैपिटल भी है। मान लेते हैं क्या है बेटा? उसके अंदर शेयर कैपिटल का अमाउंट भी बता रखा है। तो बेटा शेयर कैपिटल की कंपनी है तो उसे अपने शेयर कैपिटल का अमाउंट भी बताना पड़ेगा। उसे बच्चों शेयर कैपिटल का अमाउंट भी बताना पड़ेगा कि कितने शेयर कैपिटल्स हैं। और भैया अनलिमिटेड वाले तो अनलिमिटेड है ही है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जो अनलिमिटेड हो विद शेयर कैपिटल, वहां कुछ शेयर कैपिटल वाले लोग भी हो। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। चलो, कंपनी जो है बेटा गोइंग कंसर्न में रहती है हमेशा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला? क्रेडिटर्स जो है वो फाइल कर सकते हैं केस ऑफ वाइंडिंग अप का केस फाइल कर सकते हैं टू गेट द क्लेम बैक। ठीक है ना, क्लेम पाने के लिए। और जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है वो मेंबर्स के पर्सनल असेट्स भी क्या कर सकती है बेटा? अटैच कर सकती है। मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन मांगती है और नहीं मिलता तो बेटा वो उसके पर्सनल असेट्स भी अटैच करके बेच सकती है। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की लाइबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है।
द लाइबिलिटी सीजेस ऑन, लाइबिलिटी तभी खत्म होगी जब आप मेंबर नहीं होते। सर लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप। सर आपकी लाइबिलिटी तब तक अनलिमिटेड नहीं होती तब तक कि जब तक कि कंपनी वाउंड अप नहीं होती। मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए बुलाया जा सकता है कब? सिर्फ वाइंडिंग अप के समय पे, सिर्फ वाइंडिंग अप के समय पे। और सर हर एक मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो एक्सटेंड करती है टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल कंपनीज डेट एंड लाइबिलिटी। सर कितना कंपनी का जो डेट है ना, कंपनी का जो टोटल डेट है ना, या कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटी है उतना। हाउएवर ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है बेटा। चलो ये बातें समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, सर टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप के बेसिस पे बेटा एक है ओपीसी कंपनी, जहां हम कहते हैं सिर्फ एक ही मेंबर होता है बेटा। प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम आपके पास 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम आपके पास 200 मेंबर होते हैं बच्चों। पब्लिक कंपनी जहां पर बेटा मिनिमम आपके पास 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम आपके पास अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। बच्चों ओपीसी की तरफ पहले चलते हैं। सेक्शन आता है बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 62। सेक्शन 2 क्लॉज 62 कंपनीज एक्ट 2013 में सबसे पहली बार ओपीसी कंपनी लॉन्च की इंडिया में। पहली बार ओपीसी कंपनी बेटा कंपनीज एक्ट 2013 ने दिया। इसमें क्या बोला गया कि सर कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन इज व्हाट? ओपीसी कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होगा उसको क्या कहोगे बेटा? उसको ओपीसी कंपनी कहोगे। जनरली क्या करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स को? कहना चाहते हैं कि तुम लगाओ पैसा, ठीक है, तुम लगाओ पैसा, हम तुम्हें ऑप्शन देते हैं, तुम अकेले भी लिमिटेड लाइबिलिटी में काम कर सकते हो। तुम्हें जरूरत नहीं है कि 2 या 7 लोग ले जाने पड़े। तुम्हें जरूरत नहीं है कि सारे कंप्लायंसेस जो हैं वो बिल्कुल प्राइवेट कंपनी वाले या फिर पब्लिक कंपनी वाले फुलफिल करना पड़े। बेटा जनरली ओपीसी लेकिन डिफर करती है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप से। कैसे? क्योंकि बेटा इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसकी लाइबिलिटी क्या है बेटा? लिमिटेड है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बच्चों। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में इंसॉल्वेंट होते हैं तो आपके पर्सनल असेट्स तक बेटा अटैच करके बेचे जाते हैं, बट ओपीसी में ऐसा नहीं होता। ओपीसी में बेटा ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट, ओपीसी क्या है बेटा? एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है। सर ओपीसी इज व्हाट? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन बेटा आज तक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ना ही ओपीसी का प्रिस्क्राइब्ड हुआ है, ना ही बेटा प्राइवेट कंपनी का प्रिस्क्राइब्ड हुआ है, और ना ही पब्लिक कंपनी का प्रिस्क्राइब्ड हुआ है। तो हम सीधा लिखते हैं बेटा एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जहां पर कम से कम एक मेंबर होना चाहिए। ओपीसी के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने ही चाहिए कि सर यहां सिर्फ एक ही पर्सन की जरूरत है। मिनिमम पेड अप कैपिटल, वैसे तो कोई भी लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है ही नहीं। मेमोरेंडम जो है ओपीसी का वो इंडिकेट करेगा उस पर्सन को जो कि क्या होगा बेटा? सब्सक्राइबर बनेगा एट द डेथ ऑफ इनकैपेसिटी। भाई साहब क्या बोलते हैं इसको? नॉमिनी। क्या बोलते हैं बेटा? नॉमिनी। ठीक है, जिसका भी नाम दिया जाएगा मेमोरेंडम में, हिज प्रायर रिटन कंसेंट, उसका प्रायर रिटन कंसेंट लिया जाएगा। हाँ जी, प्रायर रिटन कंसेंट लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Such other person may be given the rights to withdraw his consent, और उस पर्सन को ये राइट दिया गया है कि आप कभी भी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकते हो। कौन सा पर्सन है सर? ये नॉमिनी है। The OPC may at any time change the name of such person, या OPC चाहे तो खुद भी उस नॉमिनी का नाम चेंज कर सकती है। करना क्या होगा? एक नोटिस देना होगा बेटा, एक नोटिस देना होगा ROC को। किसको बेटा? ROC को। और वो जो नाम है वो नाम बेटा हटा लिया जाएगा। लेकिन इसको अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम का नाम नहीं दिया जाएगा बेटा, इसको अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं कहा जाएगा। मेरी बात सुनिएगा बेटा, इसको अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के नाम से नहीं जाना जाएगा।
एलिजिबिलिटी टू फॉर्म ओपीसी, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे ओपीसी को फॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं बेटा, ये बहुत हॉट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहां एक अमेंडमेंट है। बच्चों पहले लिखा था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, लगभग 182 दिन जो इंडिया में रह लेता है बेटा प्रीसीडिंग पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान, उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो इस साल का बेटा क्या हो जाएगा, वो इस साल का यस रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन इस डेफिनेशन को चेंज किया गया और कहा गया कोई भी नेचुरल पर्सन, पहली तो इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी नहीं फॉर्म कर सकती। कोई भी नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन है, पहली बात इंडियन सिटीजन, चाहे वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, चाहे वो रेजिडेंट इन इंडिया हो या ना हो। यहां था रेजिडेंट इन इंडिया, लेकिन हम कह रहे हैं रेजिडेंट हो या ना हो, यानी कि ये जो क्लॉज है ना बेटा, ये अट्रैक्ट कर रहा है फॉरेनर्स को। अरे तुम रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हो, कोई बात नहीं, आ जाओ इंडिया में आके पैसा लगाओ, चाहे तुम रेजिडेंट इन इंडिया ना हो, चलेगा। और रेजिडेंट होना है तो पिछले साल कम से कम 120 दिन आपने इंडिया में गुजारे हैं, तो आपको रेजिडेंट बोलेंगे, जो कि पहले बेटा 182 दिन थे, 182 डेज थे। हाँ जी, तो शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, आप एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इवन आप एक नॉमिनी बन सकते हैं ओपीसी के अंदर। अगर आपको नॉमिनी बनना है या फिर आपको इनकॉर्पोरेट करना है ओपीसी एज मेंबर, तो उसके लिए बेटा कंडीशन क्या है, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट। भैया सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, सिटीजन होना चाहिए क्या, कहां का बेटा, इंडिया का। वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, या तो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है चलेगा, लेकिन रेजिडेंट बनना है तो 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रहे होने चाहिए आप। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट। बेटा कोई भी पर्सन जो है, कोई भी पर्सन जो है, हाँ जी, इनकॉर्पोरेट कर सकता है मोर देन वन एपीसी, सॉरी कोई भी पर्सन नहीं कर सकता बेटा एक से ज्यादा ओपीसी फॉर्म, बिकॉज बिकम्स नॉमिनी इन मोर देन वन। लेकिन एक से ज्यादा कंपनी में बेटा वो नॉमिनी बन सकता है। कोई भी पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता बेटा, मेंबर मतलब ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकता, बट बेटा वो नॉमिनी बन सकता है एक से ज्यादा ओपीसी के अंदर, यस बन सकता है। सर नो माइनर shall become member or nominee of OPC or can hold shares of beneficial interest। याद समझ में आ रही है बात बच्चों, कोई भी मेंबर, कोई भी माइनर मेंबर नहीं बन सकता ओपीसी में, कोई भी माइनर मेंबर नहीं बन सकता ओपीसी में। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू द कंपनी अंडर सेक्शन 8। बेटा इसको ना एनपीओ कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, दो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, लेकिन आप इसको प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं बच्चों। सर ये कंपनी जो है कैरी आउट नहीं कर सकती क्या बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस, एनबीएफसी की जो बिजनेस है उसको, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेशन, ठीक है। ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट voluntarily into any kind of company unless 2 years, याद रखिए बेटा, unless 2 साल एक्सपायर्ड ना हो। 2 साल तक आप, जैसे हमने कहा कि कोई भी ओपीसी, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन ओपीसी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में तो कन्वर्ट हो सकती है। तो भैया 2 साल इलैप्स होने चाहिए, except where the paid up share capital is increased beyond the 50 lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period exceed 2 crore rupees। हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है सर? सर समझ में ये आ रहा है कि पहली बात तो अगर हम किसी भी ओपीसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सर एक पहला कंडीशन क्या है, या तो 2 साल के बाद होगा बेटा, या तो 2 साल के बाद होगा, या फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहे हैं बेटा, आप चेक करो कि 2 साल के अंदर अंदर उस कंपनी का बेटा, उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गया क्या, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गया क्या, 50 लाख से ज्यादा हो गया है क्या। और 50 लाख से ज्यादा होने के बाद दूसरी चीज क्या चेक करनी है, इन दोनों में से कोई एक,
अगर ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरी चीज चेक करो, क्या उसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है क्या? पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा, टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा, तो आप उसको प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। बेटा जी ओपीसी जो है और एनी ऑफिसर if one person company or any officer of such company contravenes the provision, they shall be punishable with fine कितना? 10,000 रुपए with a further fine कितना? जो कि 1,000 रुपीज एवरी डे का हो सकता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? हाँ जी, चलो सो हो गया ओपीसी। अब आ जाते हैं बेटा प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 68। सेक्शन 2 क्लॉज 68 किसकी बात करता है बच्चों? प्राइवेट कंपनी की बात करता है। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? मींस अ कंपनी, कोई भी कंपनी जिसका हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड का मतलब प्रिस्क्राइब्ड इन रूल, बट साहब रूल्स में अभी तक कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। अब आगे जो कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एंड which by its articles, जिसके आर्टिकल्स के अंदर 3 रिस्ट्रिक्शंस होंगे, 1 2 एंड ये है बेटा 3, 1 2 एंड 3, 3 रिस्ट्रिक्शंस होंगे। पहला बेटा जी रिस्ट्रिक्शन क्या है? restricts the rights to transfer its shares। सर ट्रांसफर ऑफ शेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। मैं फिर कह रहा हूं प्रोहिबिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, नॉट प्रोहिबिटेड। नॉट प्रोहिबिटेड मतलब आप बेचो साहब, आप शेयर तो बेचो प्राइवेट कंपनी के, लेकिन पहले रिस्ट्रिक्शन आप जा करके चेक करो, एमओए के अंदर शायद रिस्ट्रिक्शन होगा। क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है सर? कि पहले आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचने से पहले, पहले आप प्राइवेट कंपनी के शेयर बेचने से पहले एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछ लो क्या वो शेयर खरीदना चाहते हैं। अगर वो खरीदना चाहते हैं तो आप उन्हें बेचिए, वो मना कर देते देन यू हैव राइट कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी को भी बेच सकते हैं। ठीक है साहब। दूसरी चीज, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओपीसी, मतलब ओपीसी को छोड़ देना इस केस के अंदर। किस केस में सर? जहां पर नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स 200, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर होंगे। कितने बेटा? 200 मेंबर। कितने बेटा? 200 मेंबर। कितने बेटा? 200 मेंबर। पहला क्या था सर? पहला रिस्ट्रिक्शन आप जा करके चेक करो कि शेयर्स के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शंस है क्या। दूसरा सर 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, बट सुनिए ध्यान से बेटा, प्रोवाइडेड दैट वे 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर। भैया जॉइंट शेयर, जॉइंट शेयर होल्डर्स है तो क्या होगा? तो सर उनको एक मानो, ट्रीटेड एज 1। They shall be for the purpose of this clause be treated as single number। ज्वाइंट शेयर होल्डर को सिंगल ही मानना पड़ेगा बच्चों। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, बेटा सेकंड प्रोविजो क्या कह रहा है? वो कह रहा है पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी। क्या होता है बेटा? काफी बार कंपनीज जो है वो एम्प्लॉइज को शेयर्स दे देती है टू एप्रिशिएट देम। अरे भैया एम्प्लॉइज, तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं मालिक हो, लो शेयर पकड़ो और दिन रात मेहनत से काम करो। तो भैया ये जो एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉइज हैं और वो शेयर्स मिले हैं, बेटा इनको कह रहे हैं काउंट ही मत करना, काउंट ही मत करना इनको। तो अब मान लो इन एम्प्लॉइज में से कुछ एम्प्लॉइज ने बेटा लीव कर दिया है एम्प्लॉयमेंट को, जॉब छोड़ दी, एंड दे हैव द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अभी भी इनके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। इसको बोल सकता हूं मैं दे आर द एक्स एम्प्लॉइज। They are what? The ex-employees. The person who have been formerly in the employment of the company were member of the company while in that employment and have continued to be the member। अभी भी member है after the employment ceased shall not be included। इनको भी member नहीं माना जाएगा। Joint shareholder treated as one, employees को treat नहीं करेंगे बेटा as member, ex employees को भी treat नहीं किया जाएगा। और सर तीसरी कंडीशन ये है कि पब्लिक इश्यू नहीं ला सकती, इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो। भैया पब्लिक इश्यू के ऊपर मना है। मतलब प्राइवेट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल बेटा प्रिस्क्राइब्ड होगा। आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस होंगी। पहला रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ शेयर के ऊपर, दूसरा रिस्ट्रिक्शन 1 पर्सन कंपनी के अलावा बाकी कंपनीज में
200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। 200 की काउंटिंग कैसी होगी? ज्वाइंट शेयर होल्डर को 1 मानेंगे, एक्स एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करेंगे। और बच्चों, पब्लिक कंपनी की तरह ये बेटा पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती टू परचेज इट्स शेयर्स। बिल्कुल करेक्ट है सर। एक बार सिग्निफिकेंट पॉइंट पढ़ा दो। चलो आओ बेटा, नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड, राइट करेक्ट। मिनिमम मेंबर्स 2 होंगे सर, ओपीसी में केवल 1 होगा, मैक्सिमम 200 तक होगा, जिसमें प्रेजेंट एम्प्लॉइज कम पास्ट एम्प्लॉइज जो है बेटा वो नहीं आएंगे। भैया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे बेटा, इनविटेशन टू सब्सक्राइबर नहीं हो सकता। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। अब ये देखेंगे बेटा अगले ही सेगमेंट में, स्मॉल कंपनी कैसे प्राइवेट कंपनी होती है। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी कंपनी को बेटा प्राइवेट कंपनी ही बोलते हैं। आपने देख लिया सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर। चलो स्मॉल कंपनी की बात करते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 85। जैसे मैंने कहा कि जितनी स्मॉल कंपनीज है वो जनरली प्राइवेट कंपनीज होती है, इसीलिए मैं आपको जस्ट प्राइवेट कंपनी के साथ ही ये पढ़ा रहा हूं। बच्चों, स्मॉल कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 2 clause 85 of the Companies Act 2013, which means a company other than a public company। कंपनी है पब्लिक कंपनी को छोड़ करके। बाबूजी यहां भी एक अमेंडमेंट है, यहां भी एक अमेंडमेंट है, और बेटा अमेंडमेंट मतलब आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं सर पब्लिक कंपनी को छोड़ करके तो बचता क्या है बच्चों? पब्लिक कंपनी को छोड़ दिया जाए तो बचता तो प्राइवेट कंपनी है साहब। पब्लिक कंपनी में छोड़ देता हूं तो बचता क्या है बच्चों? प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। मतलब स्मॉल कंपनी क्या होंगी? प्राइवेट कंपनीज, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। कितना बेटा? 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। समझ रहे हैं आप? और टर्नओवर कितना बेटा? 20 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। 20 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। देखो इससे पहले ये 50 लाख और 2 करोड़ था, जो कि अब 2 करोड़ और 20 करोड़ कर दिया गया है। भैया ये गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि देखो लिखा था एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। बताया हुआ था कि देखो जो हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है ना, ये गवर्नमेंट 10 करोड़ से अंदर अंदर कुछ भी रख सकती है। तो भैया गवर्नमेंट ने अभी 2 करोड़ रख दिया पेड अप शेयर कैपिटल के लिए। और बच्चों टर्नओवर के लिए 100 करोड़ से अंदर अंदर कुछ भी रख सकती है, तो 20 करोड़ रखा है। अभी भी बढ़ने के चांसेस हैं, बिल्कुल बढ़ने के चांसेस है बेटा, बिल्कुल बढ़ने के चांसेस हैं। याद रखिएगा, एक्सेप्शन सुनिए बेटा, कोई भी होल्डिंग नहीं हो सकती, सब्सिडरी नहीं हो सकती। कोई स्मॉल कंपनी किसी भी कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं हो सकती। सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती बेटा, ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट नहीं हो सकता। हाँ जी, समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल सर। आ जाओ सर, स्मॉल कंपनी के सिग्निफिकेंस मैं आपको बता चुका हूं बेटा। ये 50 लाख नहीं रह गया बेटा, ये और ये 2 करोड़ नहीं रह गया, ये 2 CR है और ये अब 20 CR है। ठीक है, ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती। चलो आ जाओ बेटा, अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही लड्डू कॉन्सेप्ट है। पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन तो अभी बता दी ना बेटा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो 3 रिस्ट्रिक्शंस, वो प्राइवेट कंपनी है। तो ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये 3 रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो पब्लिक कंपनी, वो पब्लिक कंपनी है। और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो प्रिस्क्राइब्ड करेंगे रूल में, बट कब करेंगे नहीं पता। अभी तक कोई भी प्रिस्क्राइब्ड रूल के अंदर कम से कम मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बताया गया है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? प्रोवाइडेड द कंपनी विच इज अ सब्सिडरी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ध्यान से सुनिए। कोई भी कंपनी जो कि सब्सिडरी है, किसकी बेटा? पब्लिक कंपनी की, और वो पहले प्राइवेट कंपनी थी बेटा, तो उसको पब्लिक कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अभी भी वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट ही रहेगी। क्या मतलब है सर? जैसे मान लो बेटा कि एक कंपनी है पब्लिक कंपनी होल्डिंग लिमिटेड, और एक कंपनी है सबसी प्राइवेट लिमिटेड। होल्डिंग लिमिटेड ने क्या किया है बेटा? कंट्रोल किया है मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। भैया मान लेते हैं 50% से ज्यादा शेयर्स जो है वो किसके पास है? होल्डिंग कंपनी के पास है। तो बच्चों इस सबसी प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक कंपनी ही
माना जाएगा। मतलब इसको सारे के सारे पब्लिक कंपनी वाले सारे के सारे रूल्स जो हैं, सेक्शंस जो हैं वो अप्लाइड हो जाएंगे। लेकिन इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंने बताया था ना, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस हमेशा कैरी रहेंगी, वो 3 के 3 रिस्ट्रिक्शंस हमेशा कैरी ऑन रहेंगे बेटा। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी द प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर है सर। पब्लिक कंपनी के सिग्निफिकेंस देख लीजिए, प्राइवेट कंपनी नहीं होती, फिर शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बता रखा, मिनिमम मेंबर 7 होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और बेटा सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, जिसको आप पब्लिक कंपनी ही डील करोगे, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो हमेशा क्या रहेगी बच्चों, प्राइवेट कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, सर कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, 3 तरह की कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। सर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। शुरू करते हैं सबसे पहले सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 87 से। सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या है कि सर कंपनी जो कि दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है। आप सोचे, अगर आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो बोलेंगे वो करेंगे, तो मतलब वो जो सामने वाली कंपनी है उसको आप होल्ड कर रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं बेटा, आप होल्डिंग कंपनी होते हैं, और वो सब्सिडरी कंपनी होती है जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को आप डायरेक्ट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। या फिर बेटा कंट्रोल एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर, बेटा आप 50% से ज्यादा उस कंपनी के वोटिंग पावर को एक्सरसाइज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। ये 2 केसेस है, 2 पॉइंट्स है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी, बेटा सब्सिडरी के लेयर्स नहीं होने चाहिए बियॉन्ड सच नंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो नंबर्स प्रिस्क्राइब होंगे उससे ज्यादा। इस सेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, कंपनी शैल बी डीम्ड टू द सब्सिडरी कंपनी इफ द होल्डिंग कंपनी इवन द कंट्रोल in the sub clause 1 or sub clause 2 is of another company of the holding company. If the composition of the company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company, if that other company be exercise of some power exercisable by it at its discretion, can appoint or remove all or a majority directors, or the expression company includes body corporate, और लेयर जो है बेटा जो मैंने आपको बताई इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी मींस द सब्सिडरी और सब्सिडरीज। होपफुली आपको ये चीज क्लियर होगी। मैं एक बार और बता देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर इस सेक्शन के लिए जो कंपनी हम डीम कर रहे हैं सब्सिडरी कंपनी किसी होल्डिंग की, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 में सब क्लॉज पॉइंट देखो, referred in sub clause 1 और sub clause 2 is of another subsidiary company, वो कोई दूसरी सब्सिडरी कंपनी, वो कोई दूसरी क्या है बेटा, सब्सिडरी कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर उसके वोटिंग राइट्स को आप कंट्रोल करते हो। ठीक सर, होल्डिंग कंपनी क्या होती है? सर अगर मैं कहूं होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है, वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ व्हिच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज, वो कंपनी जिसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं वो क्या हो जाएगा बेटा, वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी बेटा, वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। जैसे अगर आपने किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर लिया तब, या फिर किसी कंपनी के बेटा 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स को आपने अपने पास रख लिया तब, इन 2 केसेस में हम कहेंगे कि सामने वाली जो पार्टी है बेटा ये होल्डिंग होगी और ये सब्सिडरी होगी। आई होप ये केसेस आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। स्टेटस क्या है ऑफ द प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी टू द पब्लिक कंपनी? सर देखिए, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी बनती है पब्लिक कंपनी को, डीम टू बी द पब्लिक कंपनी, उसको पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा, लेकिन ये अपने आर्टिकल्स में क्या रहेगी बेटा, हमेशा ये अपने आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी ही रहेगी। सर कोई भी पब्लिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर बेटा हाफ ऑफ द वोटिंग पावर को कोई प्राइवेट कंपनी अपने अपने पास ले लेती है, तो बेटा वो क्या हो जाएगी, सब्सिडरी। समझ रहे बात को आप? हाँ जी सर, किसी भी पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी की नहीं बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे
यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी के हाँ जी, प्राइवेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लिया जाए या फिर इनके वोटिंग राइट्स को कंट्रोल कर लिया जाए, इन सच केस ये जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को बेटा पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा, बट इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये हमेशा प्राइवेट कंपनी ही रहने वाली है बच्चों। ठीक है, चलो एसोसिएट कंपनी आसान है बेटा, जहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ठीक है ना, जब कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपके पास होता है, लेकिन वो सब्सिडरी नहीं है सर। तो सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अगर मान लो टोटल वोटिंग पावर का 20% आपके पास है बेटा, 50% से ज्यादा है तो होल्डिंग सबसे रिलेशन हो गया ना। कह रहे हैं 20% तक आपके पास है, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा 20 से 50 कुछ भी हो सकता है बेटा। तो बेटा उसको बोल दिया जाएगा कि वो आपकी एसोसिएट कंपनी है। वो आपकी क्या है बच्चों? एसोसिएट कंपनी। आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, बट हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, कैपिटल के एक्सेस के बेसिस पे बच्चों लिस्टेड कंपनी होती है और अनलिस्टेड कंपनी होती है। अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। बेटा कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी, कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है, तो सर प्राइवेट कंपनी है तो मैक्सिमम 200 लोगों से ही पैसा ले सकती है, जबकि बेटा अगर पब्लिक कंपनी है तो अनलिमिटेड लोगों से पैसा लिया जा सकता है। और इसी को बोलते हैं, जब पहली बार आप पैसा लेते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा पैसा ले रहे हैं। ठीक है भैया, जहां पर शेयर होल्डर जो है वो पहली बार पैसे देता है और शेयर्स ले लेता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। लेकिन लेटर ऑन मान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी का कोई एक शेयर होल्डर चाहता है कि वो शेयर्स बेच करके पैसे निकाल ले, पैसे लेना चाहता है। आप बताओ ये कंपनी के पास जाएगा, कंपनी उसे रिजेक्ट करेगी या नहीं करेगी पैसे देने से? भैया डेली डेली ये 200 प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 मेंबर्स हैं, मान लीजिए 200 मेंबर्स अगर डेली डेली पैसा लेने पहुंच जाएं तो कंपनी काम करेगी बेटा या उनके पैसे ही लौटाते रहेगी? इसीलिए बेटा हमारे पास सेकेंडरी मार्केट आ जाता है। जिस सेकेंडरी मार्केट में ये लोग जाएंगे और बेटा अपने लिए क्या क्या तलाशेंगे? इन शेयर्स के लिए बायर्स ढूंढेंगे और ये उन्हें सेल आउट करके जो भी मुनाफा होगा घर ले आएंगे। ठीक वैसे ही बेटा पब्लिक कंपनी में भी होता है कि पब्लिक कंपनी को अगर परेशान किया जाए कि हमारे पैसे दे दो, हमारे पैसे दे दो, तो डेली बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेंबर्स आ जाएंगे पब्लिक कंपनी के पास, और ये भैया कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो भाई इनको कह दिया गया कि आप जाओ सेकेंडरी मार्केट के अंदर जाकर के बायर ढूंढो, स्टॉक एक्सचेंज पे बायर ढूंढो। आप जाओ, आप स्टॉक एक्सचेंज पे कम से कम सेल ऑर्डर पंच कर दो। जो बायर्स होंगे उन्होंने बाय ऑर्डर पंच किया होगा, आप दोनों को मिला दिया जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे बेटा और उस सामने वाले के डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स चले जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बेटा। सर कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। बच्चों पब्लिक कंपनी लिस्ट हो सकती है, इसके शेयर्स लिस्ट हो सकते हैं, चाहे तो पब्लिक कंपनी नहीं भी लिस्ट हो, पब्लिक कंपनी की इच्छा है। लेकिन प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्ट नहीं हो सकती बेटा, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कभी भी लिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि 200 लोगों के बीच में ही खरीदे जाने हैं, बेचे जाने हैं बेटा। अब सुनिए, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में भी चेंज आया, इंसर्शन आया। बेसिकली चेंज तो कुछ नहीं है, नया इंसर्शन है बेटा। एक तो होता है अमेंडमेंट, जब कहते हैं हम चीजें चेंज हो गई है, एक होती है इंसर्शन, इंसर्शन मतलब नई चीज आ गई है, कुछ और एक्स्ट्रा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 52 बोलता है कोई भी कंपनी जो बेटा सिक्योरिटी उसकी अगर लिस्टेड है किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, और दो ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है बेटा आजकल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी एंड बीएससी, एनएससी एंड बीएससी पे अगर लिस्टेड है तो इसको लिस्टेड कंपनी कह देते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज व्हिच हैव लिस्टेड और intended to list such class of securities as may be prescribed in consultation with the Securities and Exchange Board of India shall not be considered as listed companies। बेटा देखो, कोई भी कंपनी जो कि लिस्ट होना चाहती है या लिस्ट हो रही है,
सिक्योरिटीज को लिस्ट करा रही है, तो बेटा उसको कंसल्ट करना पड़ता है सेबी से। किससे बेटा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। shall not be considered as listed company, जब तक ये नहीं करेगी उसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, उसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। जनरली बेटा इसको रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के द्वारा। चलो, सो ये कुछ आपके पास स्टॉक एक्सचेंजेस की लिस्ट है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज तो एनएससी और बीएससी है। ये सारे बेटा इनएक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है। खैर चलो, आ जाओ बेटा। अनलिस्टेड कंपनी, जिसके जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है साहब, जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं है। एक बार बेटा अदर कंपनीज के बारे में पढ़ लीजिए। अदर कंपनीज में सबसे पहले पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 45। सर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब जिस कंपनी के अंदर 51% पेड अप शेयर कैपिटल। बेटा देखो कंपनीज एक्ट में ना इससे पहले की डेफिनेशन में भी पेड अप शेयर कैपिटल ही देखे हैं आपने, तो हमेशा याद रखिएगा पेड अप शेयर कैपिटल ही मैक्सिमम आपको डेफिनेशंस के अंदर दिखाई देंगे। 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल या तो सीजी का है या तो एसजी का है या दोनों का है, पार्टली सीजी का पार्टली एसजी का, तो हम कह देंगे ये गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक सर। फॉरेन कंपनी बेटा, फॉरेन कंपनी मतलब देखो कोई भी कंपनी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट, बच्चों कोई भी कंपनी या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है बेटा? इन इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है बेटा? इन इंडिया। या तो फिजिकली या फिर एजेंट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिकली काम करती हो। और बेटा कोई बिजनेस एक्टिविटी चला रही है इंडिया के अंदर किसी भी तरीके से, उसको बोल देंगे ये फॉरेन कंपनी, इसको बोल देंगे ये फॉरेन कंपनी है बेटा। ठीक सर, बिल्कुल सर। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बताओ। बेटा सेक्शन 8 कंपनी मतलब जिसका चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी ऑब्जेक्टिव्स या इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके हो सकते हैं। जनरली ये जो कंपनीज होती है ये बेटा प्रॉफिट नहीं कमाती, ये अपने पैसों को, प्रॉफिट को इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने पे लगा देती हैं। और याद रखिएगा ये कंपनीज कभी भी डिविडेंड नहीं देती, प्रोहिबिशन होता है बेटा। इन कंपनीज को कभी भी डिविडेंड देना मना ही होती है। FICCI, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कुछ एग्जांपल हैं इसके बेटा, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सेक्शन 8 कंपनीज के कुछ एग्जांपल हैं बच्चों। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस। सर लाइसेंस इशू करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेक्शन 8 कहता है कि सीजी रजिस्टर करेगा पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी without the addition of the word limited or private limited in its name by issuing the license on such condition as it deemed fit। मतलब सेक्शन 8 कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ना लगाए, चाहे तो बेटा लिमिटेड वर्ड ना लगाए। दिस द रजिस्ट्रार shall ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन, उस पर्सन को रजिस्टर कर लेगा, और एसोसिएशन ऑफ सच पर्सन एज। ठीक है सर। ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय द प्रिविलेज, सेम प्रिविलेज, कंपनी को जैसे सारी प्रिविलेजेस मिलती है वही प्रिविलेजेस आपको भी मिल जाएगी। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर सकती है लाइसेंस को, कंपनी के लाइसेंस को, अगर कंपनी कॉन्ट्राविन करती है रिक्वायरमेंट और कंडीशंस ऑफ द सेक्शंस को। where affairs of the company are conducted fraudulently, आप ये कंपनी जो है फ्रॉडुलेंटली काम कर रही है, वायलेट कर रही है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी को, बेटा पब्लिक इंटरेस्ट को प्रेजुडिकल कर रही है, मतलब वायलेट कर रही है। और बेटा ऑन रिवोकेशन ऑफ द रजिस्ट्रार shall put limited or private limited against the company's name in its register। ठीक है। बट बिफोर सच रिवोकेशन, बेटा रिवोकेशन से पहले सीजी जो है वो इनको एक रिटन नोटिस देगा और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा। बेटा एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब बेटा कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर क्या हो सकते हैं बेटा कि भैया सीजी कह सकती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कंपनी का जो रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी अमल
अमालगमेटेड विद द अनदर कंपनी, कि ये कंपनी दूसरे कंपनी के साथ अमालगमेट कर दिया जाए। भैया दिस सेक्शन हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट for a single company with such constitution, properties, powers, right, interest, authority and privilege and with such liabilities, duties and obligations। हो सकता है कि बेटा इस जैसी कोई कंपनी हो जिसके साथ इस कंपनी को अमालगमेट कर दिया जाए। और बच्चों पेनल्टीज की बात कर लेते हैं, ये आपके लिए नया है, इसको भी देख लीजिए। कंपनीज के ऊपर जो कि डिफॉल्ट करेंगी किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने से, उसको पनिशमेंट है बेटा 10 लाख रुपीस का, जो कि जाएगा कहां तक बेटा, अप टू 1 CR। डायरेक्टर्स की बात करें तो जो भी ऑफिसर्स हैं इन डिफॉल्ट, उनको पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजॉनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स, 3 साल तक की सजा है बच्चों। और फिर कह रहे हैं या फिर फाइन, जो कि 25,000 रुपीज से 25 लाख रुपीज से तक होगा, 25,000 से 25 लाख रुपए तक होगा। और दोनों भी हो सकता है, जहां पर पता लगे कि आपने फ्रॉडुलेंटली ये काम किया है बेटा, सेक्शन 447 भी अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 447 भी अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 8 सबसेक्शन 11 क्या बोलता है, पनिशमेंट मिलेगा कंपनी को कितना बेटा, 10 लाख से 2 करोड़ तक। डायरेक्टर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 3 साल की जेल या 25,000 से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर सेक्शन 447 में जेल और जुर्माना। ठीक है साहब, चलो बिल्कुल सही सर। सिग्निफिकेंट पॉइंट पीछे बता दिया, सिग्निफिकेंट पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं एक बार बता देता हूं बेटा। आर्ट कॉमर्स साइंस के लिए आप चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए करते हो, मिनिमम शेयर कैपिटल डज नॉट अप्लाई, यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होता बेटा। प्रॉफिट जो है वो नहीं लिया जा सकता यहाँ पे, और बेटा डिविडेंड देना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा ऑपरेशन जो है, अच्छा प्रॉफिट को बेसिकली इन्हीं के ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। स्पेशल लाइसेंस लिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से बेटा। यहाँ पर आप चाहें तो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को अडॉप्ट ना करें। लाइसेंस रिवोक्ड इफ कंडीशंस कॉन्ट्रावीन, अगर कंडीशंस को कॉन्ट्रावीन करते हो तो लाइसेंस ले लिया जाएगा बेटा जी। ऑन रिवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट क्या कि आप जो कन्वर्जन है उस पे इट्स स्टेटस ऑफ चेंज इट्स नेम को चेंज किया जाए, वाइंड अप किया जाए या अमालगमेट किया जाए, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। जनरली बेटा कंपनीज में 21 दिन पहले जनरल मीटिंग बुलाने का नोटिस दिया जाता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज में बेटा 14 दिनों का क्लियर नोटिस जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कोई रिक्वायरमेंट इनके ऊपर नहीं लगती, और बेटा नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन, इनको कोई नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म भी यहां पर मेंबर हो सकता है सेक्शन 8 कंपनी का। आई होप ये क्लियर है बच्चों। एक आता है बेटा डॉर्मेंट कंपनीज के बाद सेक्शन 455। डॉर्मेंट मतलब मृत कंपनी है। जनरली एक कंपनी बना दी है मैंने जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, फ्यूचर में कोई काम करूंगा उससे, और होल्ड कर रहा है कोई एसेट। मान लेते हैं कि मैंने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे जैसे कि मैंने ना कॉपीराइट ले रखा है बेटा, और वो कॉपीराइट मैंने ना अपने नाम पे नहीं कंपनी के नाम पे ले रखा है। फ्यूचर में वो काम करूंगा बट कॉपीराइट मैंने आप आज ही ले रखा है जनरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, तो बेटा ऐसी कंपनीज को हम कह देते हैं डॉर्मेंट कंपनी। ऐसी कंपनी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, डॉर्मेंट कंपनी। चलो इनएक्टिव कंपनी क्या होती है बेटा, जो सर कोई काम नहीं कर रही, कोई बिजनेस नहीं कर रही है ना, कोई काम कोई ऑपरेशन नहीं कर रही है, और इसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है पिछले 2 सालों से। मैं दोबारा कह रहा हूं बेटा, कोई बिजनेस कोई ऑपरेशन नहीं कर रही है पिछले 2 सालों से, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इसने नहीं किया है। पिछले 2 सालों से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, यस बेटा। मतलब सर पिछले 2 सालों से पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार, आरओसी को कोई फीस पे नहीं की, पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट अभी तक जो है पेमेंट नहीं की है, वो रिक्वायर्ड फुलफिलमेंट पेमेंट नहीं की है बेटा। तीसरा सर शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं हुए, और पेमेंट ऑफ फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, बेटा ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए भी कोई पेमेंट नहीं किया गया। 4 चीजें बोल रहा हूं बेटा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर आरओसी को कोई पेमेंट नहीं हुई है,
बेटा किसी तरह की रिक्वायरमेंट जो थी ना पेमेंट करने की, वो लॉ के अंदर पूरी नहीं की गई है, अलॉटमेंट नहीं किया गया है, और बेटा मेंटेनेंस जो है ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स के, उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो हम कह देंगे ये इनएक्टिव कंपनी है। ये क्या है बच्चों? इनएक्टिव कंपनी। सर चैप्टर आखिरी सांसें ले रहा है, बात कर लेते हैं निधि कंपनीज की। चैप्टर नहीं बेटा, ये वाला लेक्चर बेसिकली, चैप्टर तो अभी बाकी है। निधि कंपनी क्या है बेटा? म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की जाती है ऑफिशियल गैजेट के अंदर, उसको बोल देते हैं निधि कंपनी। और बच्चों आ जाते हैं अब हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। सेक्शन 2 क्लॉज 72 बोलता है सर पीएफआई मतलब क्या? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एलआईसी एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई। सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनीज, आईडीएफसी लिमिटेड। सर स्पेसिफाइड कंपनी लाइक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगी, वो सारी कंपनीज, वो सारी कंपनीज जो आरबीआई के कंसल्टेशन पे सीजी रिकमेंडेशन देगी, वो भी कंपनीज बेटा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाएंगी, वो भी कंपनीज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाएंगी। सर कंडीशंस क्या है फॉर फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी notified as PFI? Sir, it has been established or constituted by under any central or state act। ठीक है जी, सीजीएसटी द्वारा कोई लॉ बनाया गया हो, उसके लिए पीएफआई एक्ट के लिए कंपनीज लॉ के अंदर ना आते हो। ठीक है। और सर 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड कोलेटरल बाय द सीजीएसटी, है ना? पार्टली सीजी और पार्टली एसजी। 50% शेयर अगर मान लो या तो सीजी का है, या तो बेटा एसजी का है, और या तो बेटा ये क्या है, कुछ सीजी का है और कुछ एसजी का है, तो इसको हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल देंगे अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 72। चलिए, सो होपफुली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट